नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी नेटवर्क पर हमारी बातचीत सड़क परिवहन और राजमार्ग केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से। मैं इस वक्त नागपुर में हूं। नागपुर की अहमियत तो आप सब जानते ही हैं कि ये संघ का मुख्य कार्यालय है। आप ये भी जानते हैं कि दीक्षा भूमि दलित बौद्ध आंदोलन का भी जनक यही शहर रहा है और ये 0 माइल भी है। और पॉलिटिक्स का जिसको कहते हैं ग्राउंड जीरो, वो आप समझ सकते हैं कि नागपुर कितनी अहम भूमिका रखता है आज की पॉलिटिक्स में। और नागपुर शहर है गडकरी जी का, तो इसीलिए हम आज इनसे बातचीत करेंगे चुनाव के ठीक पहले कि क्या पॉलिटिकल हालचाल है। इनसे बातचीत में एक और बात कहना चाहूँगा कि इनका इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यूअर्स के लिए एक डिलाइट होता है, क्योंकि आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नागपुर उतरते से ही लोगों को से जब बात करो तो पता लगता है कि अगर लोकतंत्र कहीं खतरे में है तो वो नागपुर में खतरे में है। देश में तो शायद उतना नहीं। और पता ये चलता है कि यहाँ जितनी दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, सब आप ही चलाते हैं। नहीं, ये तो गलत बात होगी। मैं ऐसा कोई पार्टी चलाता नहीं हूँ, पर एक बात जरूर है कि सभी पार्टियों के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं और वो मुझे बाहर का नहीं समझते हैं। कभी भी काम के लिए मेरे पास आते हैं तो सबके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। और मैं इस मत कहूँ कि राजनीति में मतभिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं होनी चाहिए और सही काम सबका होना चाहिए। और मोदी जी ने भी हमको यही कहा है कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास और सबका विकास। तो यही बात है। तो आने वाले व्यक्ति को जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट न करते हुए जो सही काम है वो सबका करना और गलत काम अपने के आदमी का भी नहीं करना, इसी प्रिंसिपल पर हम काम करते हैं। तो अब प्रेम है लोगों का, तो ये अच्छी बात है। तो आपसे इनफॉर्मल एडवाइस भी मांगते हैं। आपके सामने कैंडिडेट कौन होगा? अभी तक तो तय नहीं हुआ। नियरेस्ट राइवल किसको माना जाए? नहीं, अभी तक तो कैंडिडेट कोई ऐसा पोटेंशियल तय नहीं हुआ है। जो भी तय होगा, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति का चुनाव लड़ने का अधिकार है और हर पार्टी को अपना उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार है। उनकी विचारधारा को लेकर वो चले, मेरी विचारधारा और मेरे किए हुए कार्य को लेकर मैं जाऊंगा। जनता की अदालत में जो फैसला होगा, जो भी फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे। लेकिन आपने तो कई पहले की तकरीरों में ये कहा है कि नागपुर में चुनाव के लिए वोट मांगने आप जाएंगे नहीं, तो आपको यहाँ कैंपेन करना नहीं। मैंने ये कहा था कि मैं 10 साल से सांसद रहा, अभी 10 साल पूरे कर रहा हूँ। मेरा नाम, मेरा व्यक्तित्व और मेरा कार्य अब लोगों उससे परिचित है, तो पोस्टर बैनर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं लोगों में जाऊंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, जो कैंपेन मैंने की है, कि मैं हर वार्ड में एक 500-600 लोगों को निमंत्रित करके पत्र देकर एक जगह इकट्ठा होंगे और उनके साथ सवाल जवाब करूंगा, बातचीत करूंगा। उनकी क्या अपेक्षाएं मैंने पूरी की वो बताऊंगा, क्या करने वाला ये बताऊंगा और क्या करना चाहिए उनका सुझाव लूंगा। मैन टू मैन और हार्ट टू हार्ट ऐसा कैंपेन करूंगा मैं। ये जो रैली, कटआउट, बैनर्स, इसके बजाय मैंने अभी 18 लाख लोगों के फ़ोन निकाले हैं, तो कोई ना कोई उनके ऊपर मेरे किए हुए कार्य को वो जाएगा, उनके पास पहुंचेगा और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर मैं अपने कैंपेन को ज़्यादा चलाऊंगा। ये मेरी कोशिश है। बिल्कुल। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि 18 लाख फ़ोन नंबर आपने निकाले हैं, मतलब पूरी कंस्टिट्यूएंसी ऑलमोस्ट कवर है। अभी भी हम मंगवा रहे हैं। मैंने एक पद्धति शुरू की कि मैंने हमारे कार्यकर्ता को कहा कि आप एक काम करिए कि आप होटल लिस्ट लीजिए और हर घर जाइए और लिस्ट के सामने उनका मोबाइल नंबर नोट करिए। इससे 2 बातें होगी कि मोबाइल नंबर उनके घर जाएंगे तो ही नोटिंग होगा, और वो नंबर आने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मोबाइल नंबर से मैं उनसे बातचीत करने का। और चुनाव के दिन भी आप जल्दी मतदान करो, मतदान आपका हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं उनसे एक संपर्क की चैनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यूज़ करना चाहता हूँ। बिल्कुल। अब थोड़ा सा बड़ी पॉलिटिक्स समझते हैं। हम लोगों के लिए तो चुनाव, गडकरी साहब, बड़ा बोरिंग हो गया है। जब इतना प्रेडिक्टेबल हो जाए कि आपकी पार्टी जीतेगी, बढ़िया से जीतेगी, तो अब कोई क्यूरियोसिटी तो बची नहीं। लेकिन महाराष्ट्र उससे अलग है। बाकी जगह शायद बीजेपी के लिए इजी होगा, महाराष्ट्र में तो मुकाबला है। मुझे नहीं लगता। अब तो 3 इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारी भी ताकत, फिर अजित पवार की एनसीपी,
शिंदे की शिवसेना, और तीनों मिलाकर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हम पिछले बार जितनी सीटें हमारी एनडीए की थी उससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी और हम विजयी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, और महाराष्ट्र तो एक प्रकार से बीजेपी के लिए गढ़ है, पुणे है उसके कारण, नागपुर है उसके कारण, ऐसे में इस थर्ड टाइम इनकम्बेंसी में अगर इतना प्रो मूड है आपके लीडर मोदी जी को लेकर के या बीजेपी को लेकर के, तो आप लोग सोलो क्यों नहीं जाते? पार्टी को तोड़ने फोड़ने में लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा है कि सबको जोड़ना, और मैं, आप जिसको तोड़ना कहते हैं उसको मैं जोड़ना कहता हूँ और सबको जोड़कर पार्टी का स्वरूप व्यापक करना, जन पार्टी बनाना और मास पार्टी बनाना। वो मास पार्टी बनाने में अलग अलग प्रकार के प्रवाह के लोग आ रहे हैं और भाजपा शक्तिशाली हो रहा है, और इसका फायदा ही पार्टी को भविष्य में होगा। जी, ठीक है, ये तो कि आप नेता भी एक्वायर करें, पार्टियां भी एक्वायर करें, मजबूत हों, लेकिन सामने विपक्ष जो है वो बिल्कुल पवार साहब, उद्धव, कांग्रेस, तीनों बड़ी पार्टियां रही हैं, बड़ी पार्टियां के रूप में इस राज्य में काफ़ी काम किया उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बीजेपी ने थोड़ा ज़्यादती कर दी है पार्टियों को तोड़ने फोड़ने के मामले में, और ये आप कह सकते हैं कि आप अपना घर संभालो, हमको मौका है, हम क्यों ना करें। आपको लगता नहीं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो? ये उनकी पार्टियों में उनकी अपनी समस्याएं थी, और उस समस्याओं का स्फोट होने के कारण उनकी पार्टियां टूटी है। हमने जाकर फोड़ा ऐसा नहीं है। उनकी दोनों पार्टी में जब वो पार्टी एक थी तो उनकी अपनी समस्या थी। ये तो बात अलग है कि जब पार्टी टूटती है तो उसका फायदा लेने में हर पार्टी लेती है, लोकतंत्र में ये होता ही है, उसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। आप लोग चूंकि आइडियोलॉजिकल प्रामाणिकता के लिए जाने जाते हैं, तो आप ये बताइए, आप स्टार कैंपेनर बन करके अब शुरू करेंगे प्रचार करना, तो जिन अजीत पवार साहब पर या अशोक चौहान पर अटैक करते थे, अब उनके लिए वोट कैसे मांगेंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो जो किसी के ऊपर कोई आरोप पत्र होगा या जो होगा तो उसका न्यायालय में, कोर्ट में केसेस है, उसका जो निर्णय होता रहेगा। पर जहाँ तक हमारी प्रवाह में आकर जो मिले हैं, हमारे पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो हम पार्टी के रूप में उनका प्रचार भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे। वो भी कद्दावर नेता है, उनकी अपनी भी कुछ ताकत है, और मुझे लगता है हम दोनों मिलके हम बहुत बड़ी ताकत बनेंगे जो महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं अपनी मूल बात पे एक बार वापस आना चाहता हूँ, वो यही कि महाराष्ट्र फिर भी एक टफ स्टेट है बीजेपी और एनडीए के लिए। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता महाराष्ट्र में हम काफ़ी अच्छी ताकत से चुनाव जीतेंगे, और हमारी सीटें पिछले तुलना में जितनी थी उससे ज़्यादा ही आएगी। क्योंकि एक लेयर और है यहाँ पे, नेशनल मूड के अलावा ये मराठा आरक्षण आंदोलन और ओबीसी के जो मसले सामने आए, ये फुल्ली एड्रेस नहीं कर पाई है बीजेपी, जहां वो आश्वस्त हो सके कि अब ये मांग या इनमें कोई नाराजगी नहीं है और ये लोग आपका साथ देंगे। देखिए, ये कोई आज का मसला नहीं है, पिछले अनेक सालों से चल रहा है, और एकनाथ शिंदे जी ने, देवेंद्र जी ने, अजीत पवार जी ने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, और इन समाजों का समर्थन निश्चित रूप से हम सबको मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल में है, लेकिन विपक्ष की मेन पार्टी है, राहुल गांधी घूम रहे हैं, न्याय यात्रा चला रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग योजना बना के पीछे जाते हैं कि जहाँ जहाँ वो गए वहाँ का नेता तोड़ करके ज़रूर ले आओ। राहुल गांधी के बारे में आप राय क्या रखते हैं? देखिए, उनकी अपनी एक पार्टी है, उस पार्टी के वो प्रमुख हैं। अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा बढ़ाने का, संगठन का विस्तार करने का उनका अधिकार है, और जो बातें उनको लगती है वो कहते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी के इतिहास में उसका भविष्य तय करने का अधिकार जनता को है, और जनता की अदालत में जब वो जाते हैं तो उनकी नीतियों के आधार पर, कार्य के आधार पर, नेतृत्व के आधार पर जनता निर्णय करती है। हमने 10 साल में जो विकास का काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में, जो 60-65 साल में नहीं हुआ, वो 10 साल में करके दिखाया। हम हमारे पॉजिटिविटी के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, किए हुए काम के साथ इस देश के तकदीर को, देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं, और हमारी भविष्य में इस देश को बदलने की जो योजना है, हमने किया हुआ काम और भविष्य का काम,
इसको लेकर आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाएंगे, हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति कैसे बनेंगे, हम विश्वगुरु बनने की प्रक्रिया में कैसे आगे जाएंगे, इन बातों को लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं। हमारा परफॉर्मेंस, हमारी सरकार का काम, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हमने जो जनता के हितों में जो योजनाएं चलाई, जिसका फायदा बेनिफिशियरीज के रूप में करोड़ों लोगों को हुआ है, उन सबका उपयोग हमको होगा और हम फिर से एक बार एक ऐतिहासिक जीत जीतेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा मेरा विश्वास है। कांग्रेस तो चलिए यहाँ थर्ड प्लेयर है विपक्ष में, लेकिन शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे, इन दोनों की अपनी एक स्टैंडिंग है और बहुत सारी कमेंट्री ऐसी आ रही है कि इन लोगों के बारे में एक प्रकार का सिंपैथी वाला भी फैक्टर है कि इनके साथ गलत हुआ है। तो शायद पवार साहब का अपना कद और ये सिंपैथी फैक्टर भी बीजेपी के लिए एक कठिन मुकाबला तो बनाएगा। देखिए, ये मुद्दे चलते रहेंगे कुछ जगह पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए, मैंने 5 लाख करोड़ के रोड महाराष्ट्र में बनाए, ये तो लोगों को दिखते हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में हमने क्या किया। मेट्रो सब जगह पर आ रही, एयरपोर्ट्स नए बन रहे, कृषि किसानों को बिल्कुल महीने में हमारी योजनाओं में पैसे मिल रहे हैं। हमने एमएसपी की प्राइस हर साल बढ़ाई है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है। तो नेचुरली हमारे कार्यों का जो बेनिफिट हुआ है गांव, गरीब, मजदूर और किसानों को, सामान्य व्यक्तियों को, उसके परिणाम है। और हम हमारे पॉजिटिविटी के आधार पर, हमने किए हुए काम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। मेरा विश्वास है यही सबसे प्रभावी मुद्दा रहेगा, जनता हमको वोट देगी और हमारी जीत होगी। बिल्कुल, आपने कई उपलब्धियां बताई कि क्या क्या किया है और क्या मकसद लेकर के आगे वोट मांगेगी बीजेपी, ये तो सही है। उसमें जो सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा है जिसमें आप काफ़ी नज़दीक से जुड़े रहे, काम करते रहे, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। भारत की जो ज़रूरत थी उसमें काफ़ी काम हुआ, सड़कें बहुत बनी, मेरा ख्याल है डेली 38 किलोमीटर का एवरेज आपकी सरकार ने पहुंचाया। भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी ज़रूरत है, उसको सर्विस करने वाली कंपनियां हमको कम नज़र आती हैं। फिर भी इतना फास्ट एग्जीक्यूशन हुआ, तो उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, पहली बात तो इसी कि आप जो बातें कही उसमें और एक बात मैं ऐड करूंगा। हमने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। अब आज मेरे घर पर है, यही सामने है, ये जो है एशियन रिकॉर्ड बना है। नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। तो एक प्रकार से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना और जो वर्क कल्चर है उसको बदलना। हम लोग म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके दिल्ली के UR2 में, वडोदरा, मोहम्मदाबाद, डोलेरो रोड में, फिर दिल्ली के रिंग रोड में हमने करीब करीब 90 लाख टन से ज़्यादा कचरा डाला है। हमने 1000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए विदाउट कॉस्ट, जो पानी का कंजर्वेशन कर रहे हैं, नदी नालों का खोलीकरण किया। और इतना ही नहीं, तो अभी स्टील स्लैग वेस्ट मटेरियल वो हमने यूज़ किया है। यही मैं आपको कहूँगा कि बड़ौदा बनी, यहीं से हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया पहली बार। तो एक प्रकार से अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हम अल्टरनेटिव फ्यूल, इलेक्ट्रिक का यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक के ट्रक ला रहे हैं, अलग अलग प्रकार के नए ग्लास फाइबर स्टील हमने लाया, बाम्बू का जैसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक प्रकार से क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए हमने काफ़ी बड़े परिवर्तन सिस्टम में किए हैं और इसके कारण वर्ल्ड क्लास हमने प्रोजेक्ट बनाया। अभी जैसे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आप जरूर देखिए, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में भी आप इस प्रकार के प्रोजेक्ट देख सकोगे। टनल भी है, ROB भी है, ROB भी है, ऊपर में फ्लाईओवर भी है और एक इस पर 4 लेयर है। तो एक प्रकार से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के नेतृत्व में हमने बनाया और मोदी जी ने भी तय किया है कि हम देश का विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राधान्य देना पड़ेगा, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और हमने इसमें जो काम किया है इससे इंडस्ट्री और ट्रेड और बिजनेस का फायदा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और गरीबी दूर होगी और देश की ग्रोथ बढ़ेगी। ये हमारी लाइन अब लोगों को दिख भी रही है और लोग इसको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं। जी, आप चूंकि नट बोल्ट भी सब चीज़ों का जानते हैं और जो अब लक्ष्य रखा है ग्रोथ का, तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का, उसके लिए जितना और जिस तेज़ी से काम होना है उसमें कुछ बॉटलनेक्स काफ़ी हैं।
एक का तो जिक्र आप भी करते रहते हैं, वो है लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कैसे कम करें। दूसरी चीज़ है कि जो और इनफिशियंसीज़ हैं, काम तेज़ी से हो पाए उसके लिए। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर दोबारा आप लोग पावर में आएंगे तो वो बिग डील्स क्या होने वाली हैं जो कि इंक्रीमेंटल काम नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल काम करेगी। देखिए, पहली बात तो ऐसी है, जो इसी साल दिसंबर के पहले आपको काफ़ी बड़ा परिणाम दिखेगा। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है वो 8 से 10% है। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में वो 12% है, और भारत में 14 से 16% है। मेरा विश्वास, हम 36 हाईवे बना रहे ग्रीन, दिल्ली से मुंबई। अभी हम नागपुर से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे समृद्धि महामार्ग बना, उसको जोड़कर पुणे से संभाजीनगर औरंगाबाद हाईवे बना रहे हैं। तो नागपुर से पुणे ये करीब 4.5-5 घंटे में हो जाएगा। नागपुर से मुंबई ये 4.5-5 घंटे में हो जाएगा। तो एक प्रकार से पूरा, यानी एक प्रकार से जियोग्राफी बदल गई है। और आपको मैं बताता हूँ, इससे क्या होगा कि एक ट्रक दिल्ली से मुंबई महीने भर में 4 या 5 ट्रिप मारता था, अब वो ट्रक 10 ट्रिप मारेगा। और फ्यूल में हमने चेंज लाया, अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल में। अभी डीजल के बजाय अभी हमने मिथेनॉल का यूज़ किया। बेंगलोर में 15 बसेस को 15% मिथेनॉल डाल के बसेस चलाई। अब अशोक लेलैंड ने पूरा मिथेनॉल का जो ट्रक है 100% मिथेनॉल पे बनाया। अब हमने बायो सीएनजी, बायो एलएनजी के करीब 300 फैक्ट्री शुरू हो रही है, करीब 36 शुरू हो गई है, तो वो मिलेगा। हम फ्लेक्स इंजन पे इथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। तो जिस प्रकार से ये जो कॉस्ट है डीजल पेट्रोल की तुलना में एकदम कम है। जहाँ 110 रुपये का डीजल लगता है, वहाँ 6 रुपये की, 8 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो एकदम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। और उस प्रकार से 22 रुपये इथेनॉल का भाव है, तो डीजल का भाव 110 रुपये लीटर है। फिर फ्लेक्स इंजन में मेरे पास टोयोटो गाड़ी है, वो 60 किलोमीटर 60% इलेक्ट्रिक पर चलती है और 40% वो इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल का रेट 60 रुपये है, पेट्रोल का 120 रुपये है। तो अगर हिसाब किया जाए तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होता है, और पोल्यूशन नहीं के बराबर है, और गाड़ी एकदम बेस्ट है। तो हमने 2 व्हीलर भी बनाया। तो ओवरऑल फ्यूल में और रोड में जो बदलाव हुआ है, उसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट निश्चित रूप से सिंगल डिजिट पे आएगी। और मेरा टारगेट था कि 2024 समाप्त होने के पहले ये 9% पे आएगी। अब देखिए 2024 नज़दीक है, और आपको ध्यान में आएगा कि नए नए टेक्नोलॉजी का और अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का उपयोग करके निश्चित रूप से इसमें रिवोल्यूशनरी चेंज होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। चूँकि आपने फ्यूल, क्लीन एनर्जी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, जो बड़ा रोल प्ले करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो तो सही है, लेकिन इसके अलावा और बड़े काम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सर्विसेज तक जो कि इस इकोनॉमी को कैटापुल्ट करें। चूँकि कहा जा रहा है कि अब तो 2024 के बाद की तैयारी हो रही है, ब्लूप्रिंट बना रही है आपकी सरकार, आपकी पार्टी। तो शुरुआती दिनों में जाहिर है कि आप लोगों को एक सेंस है कि क्या क्या करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक ही उदाहरण मेरे डिपार्टमेंट का बताऊंगा। मैं जब मंत्री बना तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वर्ल्ड में 7वां नंबर था। आज ये इंडस्ट्री 12.5 लाख करोड़ की है, 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दे चुकी है, 3.5 लाख से 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। और ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जीएसटी के रूप में भारत सरकार और राज्य सरकार को रेवेन्यू देती है। अब देखो परिवर्तन कैसा हुआ। हमने जो नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए ब्रांड पूरे भारत में आए, हमने उनको प्रोत्साहित किया। और आज स्थिति ऐसी है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नंबर वर्ल्ड में 7वें से अब 3रे नंबर पर आया है। हमने जापान को भी पीछे में डाला है। अभी पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे पर है अमेरिका, तीसरे पर इंडिया और चौथे पर जापान। और मेरा विश्वास है कि 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब करके हम पहले नंबर पर आएंगे। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार को, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी। और वर्ल्ड के सब रेप्यूटेड ब्रांड हमारे हिंदुस्तान में उपस्थित होंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। अब हमारी 2 व्हीलर बजाज, टीवीएस और हीरो 50% ऑफ प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करती है। अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बन रही, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बन रही, इलेक्ट्रिक बसेस बन रही और इलेक्ट्रिक ट्रक बन रही।
तो मुझे लगता है इस प्रकार से जो परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें निश्चित रूप से हम विश्व में प्रथम क्रमांक पर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जब आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बढ़ने की बात करते हैं और अगर उसकी सीक्वेंसिंग ठीक नहीं है क्लीन एनर्जी वाले व्हीकल्स के साथ, तो हमारे देश में पोल्यूशन, खास करके शहरी इलाकों में पोल्यूशन की समस्या बहुत गंभीर होते जा रही है। तो जो टाइम टेबल है उसका मैं मिसमैच देख रहा हूँ कि बहुत गाड़ियाँ बनेंगी, बहुत पोल्यूशन होगा, गिरना शुरू हो उसमें समय लगेगा। आपकी बात आधी तो सच है कि हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं और जिसके कारण प्रदूषण की समस्या गंभीर है। पर अभी हमने इलेक्ट्रिक लाया, आपको पता है, शायद पता होगा, 350% राइज हुआ। अब इलेक्ट्रिक कार के लिए वेटिंग लिस्ट है, मेरे पास लोग आते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर के 400 मैन्युफैक्चरर बने, 400। और आज इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्थिति ऐसी है कि छोटे छोटे लोग 60 किलोमीटर कैपेसिटी की इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी जब हमने शुरू किया, $150 पर किलोवाट पर आवर कीमत थी, अब वो $112 पर किलोवाट पर आवर आई है। और अब वो $100 पे जब आएगी तो पेट्रोल डीजल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट सेम होंगी। पर पेट्रोल व्हीकल पर आप अगर महीने भर में अगर 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पर आपका खर्चा 2,000 रुपये आएगा, यानी 22 से 23 हज़ार रुपये की बचत होगी। तो बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक आ रही है। हर आदमी इलेक्ट्रिक की गाड़ी, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, ऑटो रिक्शा खरीदी कर रहा है। इलेक्ट्रिक का हमारा ई रिक्शा बहुत पॉपुलर हुआ है, ई कार्ट आया है। अब आप देखो, अब नागपुर में भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक बसेस दिखेगी आपको, और 5 साल के अंदर सब शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस दिखेगी। और इतना ही नहीं तो दूर दूर जाने वाली, जैसे दिल्ली से शिमला, दिल्ली से चंडीगढ़, पुणे से मुंबई, सब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दिखेगी। वो दिन अब दूर नहीं है। इससे प्रदूषण भी कम होगा और इंपोर्ट भी कम होगा, और एक प्रकार से टिकट रेट 30% कम होंगे और जनता भी खुश होगी। मैं अब नागपुर के रिंग रोड पर एक इलेक्ट्रिक केबल हाईवे बना रहा हूँ और उसके लिए कोशिश है कि 3 बसेस जोड़कर ये ट्रॉली बस चलेगी और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होंगी। अंदर में लैपटॉप देख सकेंगे और उस बस एयर कंडीशन होगी, बैठने की अच्छी सुविधा होगी और 30% टिकट रेट कम होगा। तो मुझे लगता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट सस्टेनेबल होगा। और जो बात आपने की, हमने ऑलरेडी 260 प्रपोजल रोप वे, केबल कार, फेनेकुलर रेलवे के मेरे डिपार्टमेंट में हमने एक स्पेशल कारपोरेशन बनाया है और हमने 20 प्रोजेक्ट का अवार्ड भी किया है। और आने वाले समय में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ऊपर के ऊपर हवा में डबल डेकर बस चलाएंगे। बंगलोर में अध्ययन कर रहे हैं। तो नेचुरली ट्रांसपोर्ट का बदल रहा है पूरा। ये अभी मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैं जब शिपिंग मंत्री था हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि वो एयर वाटर टैक्सी, यानी इस मुंबई की सब दिशा से 17 मिनट के अंदर आप नए मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, जो नया मुंबई में बन रहा है। तो रोड का ट्रैफिक कम होगा, पोल्यूशन कम होगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी सस्ती होगी। तो ट्रांसपोर्ट मोड में बहुत बदल हो रहे हैं। मेट्रो का विस्तार हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पार्किंग प्लेसेस बनेगी, अच्छे रोड बनेंगे और निश्चित रूप से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे देश में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर करने की मोदी जी की एक ये उद्दिष्ट है, वो निश्चित रूप से पूरा हो। बिल्कुल। आपने अभी जो जिक्र किया कि आपका मंथली बिल कम हो जाएगा ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट विज़ावी फॉसिल गाड़ी एंड ईवी, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने कुछ नए इंटरेस्टिंग डेटा दिए कि इनकम टैक्स रिफंड का जो पैसा जल्दी वापस मिला वो एक लोगों का फ़ायदा था। वो ईज़ ऑफ लिविंग के एग्जाम्पल दे रहे थे। तो बिजली बिल और आपने ट्रांसपोर्ट का बताया कि ये भी आप लोगों की, हम लोगों की रियल बचत करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ईज़ ऑफ लिविंग क्या एक्चुअली इतना टेंजिबल है कि आपके वोटर को समझ में आए? अभी तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। मेरे डिपार्टमेंट में 17 बातें ऐसी है कि अगर आपको पुलिस ने आपको अटकाया कि तुम्हारा कागज बताओ, तुरंत मोबाइल फ़ोन से आप दिखा सकोगे। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, मोबाइल फ़ोन से दिखा सकोगे। तो इतना चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कि धीरे धीरे करप्शन भी बंद हुआ, ट्रांसपेरेंसी भी आई और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट हुई। तो आज इनकम टैक्स में तुरंत पैसा वापस मिलता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं। तो ये सुधार एडमिनिस्ट्रेशन में जो सुधार हुआ है, इससे भी ईज ऑफ बिजनेस में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभी हम लोग अलग अलग प्रकार से गवर्नमेंट से जो लाभार्थियों को पैसा भेजते हैं,
वो डायरेक्ट डिजिटल ट्रांसफर होता है। उसके कारण 3.5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ का करप्शन कम हुआ है। अब कहीं जाना नहीं पड़ता, ऑफिस में चक्कर नहीं भरने पड़ते। कोई निराधार योजना में आपको पैसा मिलता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा होता है। आपकी स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में जमा होती है, पेंशन बैंक अकाउंट में जमा होती है। कहीं करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और यही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। आजकल रुपी कार्ड बहुत पॉपुलर बना है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट हुई है, निश्चित रूप से लोगों को राहत मिली है और इसके कारण लोग दुआएं भी दे रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि डिजिटल का प्रयोग जिस तरीके से आप लोगों ने किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए इज इक्वल टू डायरेक्ट वोट ट्रांसफर ऑल्सो। देखो, जिसको फायदा मिलेगा, जिसको बेनिफिट मिलेगा, वो पॉजिटिविटी के साथ वोट तो हमको ही देगा। हम हमारे किए हुए काम के भरोसे वोट मांग रहे हैं। जो कांग्रेस 65 साल में नहीं कर सकी, वो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने करके दिखाया। निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। बिल्कुल। आपने अभी मुंबई के एयरपोर्ट का जिक्र किया और बोट्स का जिक्र किया। मुझे याद है पहले के इंटरव्यूज़ में आपने जिक्र किया था एक बार कि जिस तेज़ी से आप चाहते हैं कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जो ज़मीन अवेलेबल है, सी फ्रंट है, जो ट्रांस हार्बर लिंक बना है, उधर का वो पूरा फ्रंट खुल जाए तो मुंबई का कायाकल्प हो जाएगा। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अब मुंबई ग्लोबल सिटी वास्तव में होने के लिए बहुत पीछे था। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं जिसमें CRZ अभी जो उद्घाटन हो रहा है, या ट्रांस हार्बर लिंक, धारावी और ये नया वाला एयरपोर्ट, इसकी परिकल्पना आप कैसे करते हैं? मुंबई के किन बड़े चेंजेस की तरफ हमको नज़र रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी मुंबई में मेट्रो का काम शुरू था, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल निकला एग्रीगेट, वो हमने डालकर हम उसमें वो काफ़ी लैंड को रिक्लेमेशन उधर किया हुआ है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि ये सब करने से मेरी योजना उस समय थी 900 हेक्टेयर में मैं मुंबई वालों के लिए एक ऑक्सीजन पार्क बना रहा था। आपने सिंगापुर में देखा है ना, वो रिक्लेमेशन करके वो एक गार्डन बना है सर, 900 हेक्टेयर का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ताकि लोग वहाँ जाए, ऑक्सीजन ले, पेड़ होंगे, अच्छा होगा, दिल्ली का मुंबई का प्रदूषण कम करेगा। और वहाँ एक वर्ल्ड इकोनॉमिक सेंटर बनाएंगे। वहाँ जितने वर्ल्ड इकोनॉमी के जितने ऑफिसेस है, कारपोरेट्स हैं, एक जगह आएंगे। तो ऐसी योजना बनाई थी। अब वो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, अब वो प्रोसेस में कब होगी इसकी मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मुंबई को इंटरनेशनल सिटी को, कि आपने जितनी बातें कही उसका संबंध सीधे सीधे अर्बन गवर्नेंस से है। और अर्बन गवर्नेंस के मामले में यह है कि शहर बड़े हैं, काम होता हुआ दिखता है, लेकिन अभी भी जो शहरों को ऑटोनॉमी होनी चाहिए अपने आप को गवर्न करने की, वो एक बड़ी समस्या है। और मुंबई जैसे शहर इसीलिए बहुत मुश्किल में है आज भी। देखिए, एक बात जरूर है कि सबसे पहले किसी भी शहर का फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग होना चाहिए, एक विजन डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। मैं जब मुंबई में मंत्री था, मुझे याद है इंडियन मर्चेंट चैम्बर में मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था कि 50 साल के बाद मुंबई में क्या होगा। ये जो आज अटल सेतु बना है, ये मेरे समय में मैंने उसका एनवायरमेंट लाइसेंस लिया था और ये प्रोजेक्ट मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा था। इससे एक तीसरी मुंबई बनाने की बात थी। और अभी वाटर ट्रांसपोर्ट अगर मुंबई में खुलेगा, अब मुंबई में लोकल है, मेट्रो है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, 2 एयरपोर्ट हो गए। और दूसरी एक बात ये भी जरूरी है कि आखिर मुंबई 3 बाजू से समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसको मर्यादा है। और इसलिए अब मुंबई जैसे शहर को और डेवलप करने के बजाय हम सैटेलाइट टाउनशिप बनाए। अब ठाणे जिला डेवलप हुआ, पर ठाणे जिले में जो ट्राइबल एरिया है वो एकदम बैकवर्ड है। क्या हम वहाँ डेवलपमेंट ले जा सकते हैं? क्या वहाँ के आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार निर्माण कर सकते हैं? तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वहाँ जाने से फायदा होगा। अभी डानू में हम लोग बड़ा पोर्ट की बात कर रहे थे, उसके काफ़ी क्लियरेंसेस हुए, और वो पोर्ट अगर बन जाएगा तो निश्चित रूप से इकोनॉमी में बहुत बड़ा फायदा होगा। तो हर शहर ने अपने भविष्य की एक योजना, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुंबई में इसकी काफ़ी चर्चा होती है। मैंने खुद मुंबई का विजन डॉक्यूमेंट बनाया था। अब मुंबई में मैं तो नहीं हूँ, अब दिल्ली में मैंने योजना बनाया और 65,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू में मैं कर रहा हूँ। इस दिसंबर के एंड के समय, दिसंबर के बाद दिल्ली में ये पूरे काम पूरे होंगे तो दिल्ली का प्रदूषण, ट्रैफिक जाम
काफी प्रमाण में कम हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चूंकि आपने जिक्र किया कि मुंबई के अलावा सैटेलाइट टाउन, तो वैसे ही महाराष्ट्र राज्य को लेकर के ये विषय चलता रहा है। विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, समृद्धि, बैकवर्ड इलाके, आपने कहा ठाणे में भी ट्राइबल इलाके हैं। तो ये सम्यक ओवरऑल डेवलपमेंट हो स्टेट का, उस पर कितना फोकस होना चाहिए? हमको लगता है उसमें अभी भी कमी है। जितना रीजनल इक्वलिटी होनी चाहिए, उतना अभी प्लानिंग में अभी भी नहीं है। रीजनल इम्बैलेंस है, ये कटु सत्य है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट तैयार किए जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, और 500 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए। अब ये 500 ब्लॉक्स और 120 डिस्ट्रिक्ट के लिए मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि एक अलग बजट बनना चाहिए स्टेट का और सेंट्रल का, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल पैकेजेस के लिए, ताकि यहाँ की ग्रोथ बढ़े। और जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके आधारित वहाँ की इकोनॉमी बदल सकती है। क्योंकि ये 120 डिस्ट्रिक्ट और 500 ब्लॉक, ये मेजोरिटी एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और फॉरेस्ट एरिया में है, और वहाँ की स्ट्रेंथ का उपयोग करके वही की पॉलिसी बनेगी तो ये समृद्ध संपन्न बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे, और यहाँ से लोग मुंबई, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर नहीं आएंगे, तो अर्बन प्रॉब्लम भी कम होंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब छोटा था, स्कूल में जाता था, तो मुंबई में चेंबूर में मेरी बहन रहती थी, तो लुंगी पहने हुए लोग खूब दिखते थे मार्केट में। अब कोई नहीं दिखते, क्योंकि लुंगी पहनने वाले कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, लोग चले गए। अब बिहार के लोग थोड़े बहुत दिखते हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जब बिहार और यूपी का जब विकास हो रहा, तो मुंबई में जो बिहार और यूपी की पॉपुलेशन है वो अपने गांव में की तरफ जा रही है। तो मेरा आपको एक सुझाव है कि ये जब विकास में जो असमतोल है, ये अगर दूर हो जाएगा, और जो विशेष रूप से बैकवर्ड है उनके लिए विशेष प्रावधान होगा, तो निश्चित रूप से देश की परिस्थिति बदलेगी। और गांधी जी यही कहते थे कि स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वातंत्र्य। अभी मैं आपको बात बताता हूँ कि जंगल में बांबू है, तो बांबू से फर्नीचर बनता है, बांबू से अचार बनता है, बांबू से कपड़ा बनता है, बांबू से इथेनॉल बनता है। अब बांबू की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की बन सकती है। हमने बांबू का क्रैश बैरियर बनाया, तो वो ट्राइबल लोगों को काम मिलेगा। अब वहाँ हमारी अभी गढ़चिरौली में अभी वहाँ आयरन ओर है, और अभी मैं आपको बहुत विचारपूर्वक बता रहा हूँ कि 5 साल के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली होगा। सबसे जमशेदपुर से भी अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर वहाँ है। अब आयरन ओर आधारित वैल्यू एडिशन की सब इंडस्ट्री उस एरिया में हो रही है, चंद्रपुर और गढ़चिरौली के क्षेत्र में। नेचुरली डेवलपमेंट होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, प्रगति होगी, समृद्धता, संपन्नता आएगी। अभी हमारे हम और टाइगर कैपिटल है, ऑरेंज सिटी है, 350 टाइगर नागपुर और सिर्फ 3.5 घंटे के डिस्टेंस पे। पेंच है, ताड़ोबा है, अब काना है, ये उमरेड का है, फिर ये सब जगह अब लोग रोज फॉरेन से टूरिस्ट आ रहे हैं। अब नए नए रिसोर्ट बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, रोजगार मिल रहा है हजारों लड़कों को, कोई शेफ बन रहा है, कोई वेटर बन रहा है, टैक्सियाँ चल रही। टूरिज्म में ऐसा सेक्टर है कि 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार पे खर्चा होती है। तो नेचुरली अब ये 120 डिस्ट्रिक्ट और 500 ब्लॉक्स की एक विजन बनाकर वहाँ का सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, नए रोजगार कैसे निर्माण हो, इसके आधार पर राज्य सरकार और भारत सरकार में मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि अलग बजट बनाकर इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। अब इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में एक अभी का विषय ज्वलंत है, अगर उसकी चर्चा नहीं करूंगा तो बातचीत अधूरी रह जाएगी। वो है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। बॉन्ड आया, कई साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गलत है, अब नहीं होगा, और अब वो नाम सामने आ रहे हैं किसने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को कितने पैसे मिले। इसमें असल मुद्दा ये है कि बात थी कि कैश का इस्तेमाल कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, चुनाव साफ सुथरे हों। वो दिल्ली तो बहुत दूर है ना। देखिए, एक बात तो सच है कि चुनाव में पैसा तो लगता है, सभी पार्टियों को लगता है, और आप अगर इकोनॉमी को अच्छा करेंगे, नंबर 1 पर करेंगे, तो बॉन्ड के रूप में नंबर 1 में अगर पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस होता है, इसी भाव के साथ ये योजना बनी थी। तब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उसमें गलत क्या था?
खैर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मैं कोई उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करता। अगर आप बॉन्ड्स नहीं अलाउ करोगे तो लोग नंबर 2 में पैसे लेंगे, होने तो वाला ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों को अगर इस प्रकार का सोर्स मिल जाएगा तो अच्छा होगा। और वर्ल्ड में भी कुछ जगह सरकार फाइनेंस करती है पार्टियों को, कोई ना कोई व्यवस्था सब पार्टियों ने एक्सेप्ट करके देश में होने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। और जिन्होंने बॉन्ड दिए उनके किसी बदले में नहीं दिए। अच्छा, कोई बॉन्ड वही देगा जो धनवान है। धनवान वही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में बड़ा होगा, वही दान दे सकता है। तो उसको इस प्रकार से जोड़ना भी गलत है। और मुझे लगता है उत्स्फूर्त रूप से लोगों ने बॉन्ड के रूप में मदद की थी और वही हमको मिली है। लेकिन जो बात सामने आ रही है सर, वो यह है कि इस बॉन्ड में कोई दूसरा व्यक्ति काले को सफेद करके बॉन्ड से दिलवा सकता है, लेकिन काला पैसा इसके पीछे न हो, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। देखिए साहब, एक बात बताता हूँ, ये काला और सफेद पैसा क्या होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस पैसे से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जिस पैसे से ग्रोथ क्रिएट होती है और जिस पैसे से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, उसको हम ब्लैक कैसे कहें। प्रॉब्लम वो है कि जो पैसा लेके कहीं दुनिया में जाके डंप करता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक विश्व में आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिलहाल का जो ट्रुथ है, चूंकि हम चुनाव में हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है इस वक्त, उसमें अपोजिशन पार्टियों को आप लोगों ने चोक कर दिया है। उनके पास कुछ है नहीं चुनाव लड़ने के लिए, तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए, उनका फील्ड उनको चुनना होगा, उनका फील्ड उनको बनाना होगा, उनके फील्ड के लिए लगने वाला स्पोर्ट का साहित्य उनको लाना होगा। वो उसमें कम पड़ते, तो वो कारण है। मैं जनसंघ का जब मैं पार्टी में आया था, भारतीय जनता पार्टी में 1980 में, तब मैंने 77 के चुनाव से पार्टी में आया और मैं 75 की इमरजेंसी से राजनीतिक कार्यकर्ता बना। तब चुनाव में हार गए। लोग कहने लगे अटल जी हम दो, हमारे दो, अटल जी अडवाणी और 2 MP आए थे। फिर मुझे याद है उस समय वो मराठे में पूना में लिखा था, पर्याय करके चिल्लाते कौन, जिनके लोकसभा में चुनकर आए दोन। ये भी मैंने देखा। अब देखिए कि हम उस परिस्थिति से हमने हमारे ताकत पर, कार्यकर्ताओं के ताकत पर, नेतृत्व के ताकत पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व हमारी सरकार बनी। बाद में मोदी जी के नेतृत्व 2014 में हमने और ताकत जुटाई, फिर उसके बाद और ताकत जुटाई, और भी ज़्यादा जुटाएंगे। ये हर आदमी का परफॉर्मेंस उसके ऊपर डिपेंड होता है। जो रेस में दौड़ता है और जो रिकॉर्ड करता है वो उसको गोल्ड मेडल मिलता है, जो पीछे पड़ता है वो हार जाता है। तो जो हारता है उसने मेहनत करनी चाहिए, उसने प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसने आगे मेडल हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सही है। आपने अभी एक ऑन अ सीरियस नोट बड़ी इंपॉर्टेंट बात और कही कि दूसरे देशों में जैसी व्यवस्था है, तो अभी वाली जो चर्चा चली है इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, उसके संदर्भ में आप ये सुझाव दे रहे हैं कि सरकारी फंडिंग फॉर ऑल कैंडिडेट्स, इसको विचार किया जाना चाहिए, यही एक तरीका है। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अरुण जेटली जी ने जब किया था तो उन्होंने विपक्ष के लोगों से भी चर्चा की थी। और ये विषय मेरा तो नहीं है, पर लोकतंत्र में आम सहमति से हम कोई ढूंढ सकते हैं ऑप्शंस, क्योंकि आवश्यकता तो है। तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा जो लोकतंत्र को क्वालिटेटिव वे से मजबूत करेगा, उसके बारे में सब लोगों ने सोचना चाहिए। और सब लोग सोचेंगे तो कुछ अच्छा निकल सकता है। बिल्कुल। आपने आज बहुत सारगर्भित बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके चुनाव के लिए बहुत शुभकामना, नागपुर के लिए खास करके। लेकिन एक टारगेट, फिर आप टारगेट वाले आदमी हैं तो टारगेट दे दीजिए, मार्जिन कितना रहेगा विक्ट्री का? अब ये तो बताना एकदम ठीक नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि मैं इस बार कम से कम मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं 5 लाख वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतूं। और मैंने कार्यकर्ता और मेरे समर्थकों को कहा है कि जीत तो निश्चित होगी, ये मेरा विश्वास है। देखो, आत्मविश्वास और अहंकार 2 शब्दों में फर्क है। मैं अहंकार से ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, जो लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है उसके भरोसे कह रहा हूँ कि मैं 5 लाख वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतूं। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, टारगेट सामने रखा हुआ है। देखिए जनता की अदालत में क्या होता है। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू।